हमारा जो टॉपिक चल the topic which we are going to discuss here, that topic is in the syllabus of electrical and computer science only. जो टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना है वो MOSFET एज ए स्विच के बारे में पढ़ना है. देन आफ्टर यू हैव टू स्टडी MOSFET एज एन एम्पलीफायर एंड डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ MOSFET पढ़ना है. ये केवल और केवल कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल को पढ़ना है. ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं MOSFET को किस तरह से एज ए स्विच हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं. आप जानते हैं MOSFET में 3 रीजन ऑफ ऑपरेशन होता है. ठीक है ना, 3 रीजन ऑफ ऑपरेशन मैंने प्रीवियसली आपको बताया है. वहां पे एक रीजन ऑफ ऑपरेशन का मेंशन नहीं किया था. वो कट ऑफ रीजन होता है. जब हम किसी प्रकार का कोई भी इनपुट नहीं प्रोवाइड कराते हैं तो उस स्टेट को कट ऑफ स्टेट बोला जाता है. वहां पे मैंने ब्रेकडाउन रीजन की बात की थी, तो ब्रेकडाउन रीजन हो गया. तो यू कैन से देयर आर 4 रीजन. फर्स्ट इज कट ऑफ, देन वी हैव व्हाट, सैचुरेशन रीजन, ब्रेकडाउन रीजन. इस तरह के हमारे रीजन उसके अंदर MOSFET में होते हैं. रीजन ऑफ ऑपरेशन जिसमें MOSFET ऑपरेट करेगा, वर्क करेगा. ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा था कि MOSFET में जो हमारे रीजन जो होते हैं जिसका यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि ब्रेकडाउन का यूटिलाइजेशन नहीं होता है. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रेकडाउन रीजन, दैट इज द अनदर कंडीशन. ओनली वी हैव 3 रीजन ऑफ ऑपरेशन इन द केस ऑफ व्हाट, MOSFET. और वो 3 रीजन ऑफ ऑपरेशन जिसमें MOSFET वर्क कर सकता है वो है हमारा सबसे पहला तो कट ऑफ रीजन, जिसमें बिल्कुल वो ऑफ की तरह रहेगा. दूसरा हमारा क्या है, ओमिक और लीनियर रीजन, ओमिक और लीनियर रीजन. ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, सैचुरेशन रीजन. ये 3 प्रकार के रीजन होते हैं. तो अगर हमको MOSFET को एम्पलीफायर की तरह वर्क कराना है तो हमको MOSFET को हमेशा कहाँ पे रखना पड़ेगा, तो MOSFET को हमेशा हमको ओमिक रीजन में या फिर लीनियर रीजन में रखना पड़ेगा. ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे. आगे हम लोग इस बात पे ज्यादा फोकस करेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे MOSFET एज एन एम्पलीफायर. तो MOSFET को एम्पलीफायर की तरह वर्क कराने के लिए उसको कौन से रीजन में बायस्ड करके रखना पड़ता है, उसको उस रीजन से हटने नहीं देना पड़ता, उसको बायस्ड करके रखना पड़ता है. वो है ओमिक रीजन और लीनियर रीजन. लेकिन अगर हम MOSFET को स्विच की तरह वर्क कराना चाहते हैं तो हमको MOSFET को कहाँ पे रखना पड़ेगा, तो कट ऑफ और सैचुरेशन में हमको क्या करना पड़ेगा, उसको मूव कराना पड़ेगा. उसको वर्क या तो कट ऑफ में मूव कराएंगे या सैचुरेशन में. तो अगर ऑफ स्विच की तरह काम कराना होगा तो कट ऑफ रीजन में जाएंगे, और ऑन स्विच की तरह काम कराना होगा तो हम लोग सैचुरेशन रीजन में जाएंगे. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जस्ट लाइक ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दिस MOSFET is also work like a switch according to the region of operation. Region means REGION. रीजन मतलब जो रीजन हमारा होता है, क्षेत्र जो होता है, एरिया जो होता है पर्टिकुलर, वो रीजन की हम बात कर रहे हैं. ठीक है ना, तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है. MOSFET are used as a switch. It must be biased in such a way that they alter मतलब they can change their operating point between cutoff and saturation state. between cutoff and saturation, cutoff से saturation में जाएगा तो ऑन स्विच की तरह हो जाएगा, और सैचुरेशन से कट ऑफ में आएगा तो ऑफ स्विच की तरह काम करेगा. तो हम इसको बोलते हैं अल्टरिंग. अल्टरिंग मतलब अपने स्टेट को चेंज करना है. इन कट ऑफ स्टेट नो करंट विल फ्लो. कट ऑफ स्टेट में तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा in the device, whereas in saturation state constant amount of current will flow. You have already seen the drain characteristic of MOSFET. उसमें आप इसको क्लियरली देख सकते हैं. तो यहाँ n चैनल इनहेंसमेंट MOSFET स्विच का मैंने सर्किट डायग्राम बनाया. आप डिप्लीशन टाइप MOSFET से भी बना सकते हैं, बस सैम्बल चेंज कर देंगे, बाकी आप सारा चीज वही रखेंगे. अब चलिए इसकी वर्किंग हम देखते हैं कि ये स्विच अगर हमने ये सर्किट डायग्राम बनाया है तो किस तरह से ये वर्क करेगा. सबसे पहले जब हम इनपुट को 0 करेंगे, मतलब किसी प्रकार का कोई भी इनपुट नहीं रहेगा, उस समय MOSFET में अनबायस्ड कंडीशन में रहेगा. एंड इन अनबायस्ड कंडीशन देयर विल बी नो करंट फ्लो. उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. तो हम MOSFET को ऑफ स्टेट में एज्यूम करेंगे और कहेंगे कि ये कट ऑफ रीजन में है. इसका ऑपरेटिंग पॉइंट कट ऑफ रीजन में है. इसका ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब क्या, उसका इनपुट और आउटपुट करंट
इसी इनपुट इसका इनपुट आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट जो होता है वही हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, वहीं से हम ऑपरेटिंग पॉइंट डिसाइड करते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज जिसको VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एंड आउटपुट करंट ID ड्रेन करंट, इसको आउटपुट करंट बोला जाता है। इसी दोनों की वैल्यू को ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे है। तो अगर हम इस कंडीशन को उसमें रखेंगे तो ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा कहाँ होगा, कट ऑफ रीजन में। और अगर ऑपरेटिंग पॉइंट कट ऑफ रीजन में होगा तो हमारा वहां चैनल के अंदर जो रेसिस्टेंस होगा, इंपीडेंस होगा, काफी हाई होगा। हाई रेसिस्टेंस के कारण कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो जीरो करंट फ्लो होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑफ स्टेट में है। किस स्टेट में है? ऑफ स्टेट में। लेकिन जैसे हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे गेट के ऊपर, VI हम कुछ ना कुछ अप्लाई करेंगे। कितना अप्लाई करेंगे? तो थर्म जो हमने वहां पे आपको बताया था कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज को VT से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज जितना होगा उतना ही उससे ज्यादा वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो ये तुरंत ऑन स्टेट में चलाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑन स्टेट में आ जाएगा। और धीरे धीरे इसके अंदर करंट हम मूव करना शुरू होगा, इंप्रूव करना शुरू होगा। जैसे पिंच ऑफ वोल्टेज पे आ गए हम, इनपुट वोल्टेज जैसे पिंच ऑफ वोल्टेज पे आएगा इसमें कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगेगा। और उस कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट पे हम कहेंगे कि मॉसफेट हमारा क्या हो गया, ऑन स्विच की तरह काम करने लगा, क्योंकि रीजन ऑफ ऑपरेशन उसका क्या हो गया? सैचुरेशन हो गया। इस ऑन स्विच में वेयर इट इज वर्क इन ए सैचुरेशन रीजन, रेसिस्टेंस इज व्हाट वेरी लो एंड current will certainly increase IDS and it will certainly increase to become a constant, certainly थोड़ा increase होगा और constant बन जाएगा। तो कुल मिला के हम इसके दो स्टेट से हम इसके स्विचिंग एक्शन को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यू कैन राइट दिस थ्योरी एज ए मॉसफेट एज ए स्विच। ठीक है ना? चलिए, तो अभी आपने देखा कि किस तरह से मॉसफेट को हम लोग स्विच के तरह वर्क कराते हैं। एंड देन आफ्टर वी हैव अ टॉपिक मॉसफेट एज एन एम्पलीफायर। आपने इससे पहले बीजेटी को एम्पलीफायर की तरह वर्क करते हुए देखा। एफईटी भी एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। जेएफईटी भी जो हम लोग पढ़ के आए हैं अभी, वो भी एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। एक्चुअली जेएफईटी आपको नहीं पढ़ना था और वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल में पढ़ना था, तो वहां पे मैंने बताया था। तो जेएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वो भी एक प्रकार से एम्पलीफायर सर्किट के रूप में, एम्पलीफायर के सर्किट में हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहां भी हम लोग मॉसफेट को भी एम्पलीफायर के सर्किट में यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब कहने का मॉसफेट भी एक प्रकार से एम्पलीफिकेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। अब ये बात इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि मॉसफेट को एज एन एम्पलीफायर वर्क कराने के लिए उसके मोड ऑफ ऑपरेशन को हमको कहां पे रखना पड़ेगा? तो ओमिक और लीनियर रीजन में। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अगर हम उसको ओमिक रीजन में या फिर लीनियर रीजन, दोनों एक ही होता है, ओमिक रीजन या फिर लीनियर रीजन में बायस्ड करके रखेंगे, तभी तक वो एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। मैंने यहाँ पे दो सर्किट डायग्राम बनाया है मॉसफेट एम्पलीफायर का। एक ये सर्किट डायग्राम है मॉसफेट एम्पलीफायर का, और दूसरा सर्किट डायग्राम ये है। ये मोस्ट कॉमन सर्किट डायग्राम है, ये ज्यादातर यूज होने वाला सर्किट डायग्राम है। एज कंपेयर टू दैट वन, दिस इज मोस्ट कॉमन सर्किट डायग्राम ऑफ मॉसफेट एम्पलीफायर। इसमें हमने कौन सा मॉसफेट यूज किया है? डिप्लीशन टाइप मॉसफेट यूज किया है। और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट दोनों मोड में काम करता है, डिप्लीशन मोड में भी काम करता है और इनहांसमेंट मोड में भी काम करता है। तो ये हमारा डिप्लीशन टाइप एन मॉसफेट है। कौन सा मॉसफेट है? डिप्लीशन टाइप एन मॉसफेट है। अब ये आप R1 और R2 देख रहे हैं और ये RS देख रहे हैं, ये तीनों रेसिस्टेंस मिल करके इसको हमेशा लीनियर और ओमिक रीजन में इसके ऑपरेटिंग पॉइंट को, इसके ऑपरेटिंग पॉइंट क्या बोलेंगे? ID और VDS, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एंड ड्रेन करंट के वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग पॉइंट बोलेंगे। और मैंने तुमको अभी अभी बताया कि इसको एज एन एम्पलीफायर वर्क करने के लिए इसका ये दोनों ऑपरेटिंग पॉइंट हमेशा किस रीजन में होना चाहिए? तो हमेशा ओमिक और लीनियर रीजन में होना चाहिए। ये कौन इंश्योर करके रखेगा कि वो हमेशा लीनियर रीजन में रहे, वो हमेशा ओमिक रीजन में रहे, उससे वेरिएशन ना हो, उसके वो लेफ्ट में या राइट में ना जाए? इसको
इसको इंश्योर करने के लिए हम लोग बायसिंग रेसिस्टेंस का यूज करते हैं, जिस तरह से हम लोग वहां पे भी बायसिंग रेसिस्टेंस का यूज करते थे। तो बायसिंग रेसिस्टेंस यहाँ पे है R1 R2 एंड RS भी हमारा क्या करेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट को हेल्प करेगा। बाकी जो आप कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को क्या करता है, अलाउ करता है। इनपुट वोल्टेज हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब देखो, अगर हम इसके वर्किंग की बात करें कि किस तरह से ये एम्पलीफायर के तरह वर्क करता है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो उसको यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ पे इसका ऑपरेशन लिख सकते हैं, ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑपरेशन कैसे, सिंपली एक्सप्लेन करना है, बहुत ज्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना है। तो ऑपरेशन क्या बोलता है कि अगर हम यहाँ पे इनपुट सिग्नल देंगे, तो ये ऐसा इनपुट सिग्नल देंगे, ये इनपुट सिग्नल होगा, हमने साइनसॉइडल मान लिया, ये एक इनपुट सिग्नल होगा, ये पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल, ये निगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल। एक्चुअली दिस इज द इनपुट सिग्नल, ये जो वी इन हम दे रहे हैं उसका ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा। तो यहाँ से एक करंट फ्लो होगा, कैसा करंट फ्लो होगा, एसी करंट फ्लो होगा, और वो एसी करंट इस कैपेसिटर से पास करके इधर जाएगा, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इस दोनों रेसिस्टेंस में जाता है। मैक्सिमम जो करंट यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो यहाँ पे जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे करंट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे वोल्टेज की बात कर रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पर गेट के ऊपर कौन सा वोल्टेज होगा, पॉजिटिव वोल्टेज होगा, और गेट के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज रहता है तो हमारा मॉसफेट इनहांसमेंट मोड में चला जाता है। ये हमारा कौन सा मॉसफेट है, ये हमारा कौन सा मॉसफेट है, ये हमारा एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है। एन चैनल कैसा है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ठीक है, तो आपने देखा कि जब उसके गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज आता है तो वो डिप्लीशन मोड में चला जाता है। तो ये किस मोड में चला जाएगा, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट डिप्लीशन इनहांसमेंट मोड में चला जाएगा। सॉरी, किस मोड में चला जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट इनहांसमेंट मोड में चला जाएगा। और जब वो इनहांसमेंट मोड में चला जाएगा तो क्या होगा, आप बता सकते हैं, चैनल की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और चैनल की कंडक्टिविटी जब बढ़ जाएगी तो ड्रेन करंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। ड्रेन करंट बहुत ही लार्ज अमाउंट से बढ़ेगा, ड्रेन करंट बहुत ही लार्ज अमाउंट से बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखना है। बहुत इनहांस कहने का यही मतलब होता है, इनहांस मतलब यही होता है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनहांस। छोटे अमाउंट से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पहला आपका कंडीशन आया फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। नेक्स्ट, निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट हम आते हैं। दिस इज द निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। फॉर दैट दिस टर्मिनल विल नाउ निगेटिव एंड दिस टर्मिनल विल नाउ पॉजिटिव। अब ये गेट कैसा हो गया, गेट हमारा निगेटिव हो गया, मतलब इसकी पॉजिटिविटी कम हो गई, पॉजिटिविटी कम हो गई, अब ये निगेटिव हो गया। और निगेटिव जब होता है तो ये ट्रांजिस्टर, ये जो हमारा मॉसफेट है, ये जो हमारा मॉसफेट है कौन सा, एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, ये डिप्लीशन मोड में चला जाता है। ये कौन से मोड में चला जाता है, डिप्लीशन मोड में चला जाता है। और जब ये डिप्लीशन मोड में जाता है तो चैनल की कंडक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। चैनल की कंडक्टिविटी कम हो जाती है तो ड्रेन करंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ड्रेन करंट जब कम हो जाएगा तो ये हमारा यहाँ पे स्मॉल करंट हमको यहाँ मिलेगा। लेकिन इस एक्शन के कारण हम ये कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान देना है। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में इनहांसमेंट मोड में करंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, और निगेटिव हाफ साइकिल में डिप्लीशन मोड में करंट कम हो गया। लेकिन हम चेंज इन करंट अगर निकालते हैं, फॉर स्मॉल चेंज इन द वोल्टेज, स्मॉल चेंज इन द इनपुट वोल्टेज, चेंज इन करंट विल बी व्हाट, लार्ज। चेंज इन करंट विल बी व्हाट, लार्ज। कहने का मतलब है, थोड़ा सा आप यहाँ पे समझेंगे, हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लो अगर हम इनहांसमेंट मोड की बात करें तो इनहांसमेंट मोड में मेरा करंट सर्टेनली इंक्रीज हो करके मान लेते हैं 100 मिली एम्पियर हो गया, 100 मिली एम्पियर। किसका, आई डी का वैल्यू, ड्रेन करंट का वैल्यू 100 मिली एम्पियर हो गया। किस मोड में, इनहांसमेंट मोड में। और डिप्लीशन मोड की अगर बात करें तो ये करंट घट गया
और करंट घट करके क्या हो गया, ये करंट घट करके बहुत घट गया, ये 10 मिली एम्पियर हो गया, घट के क्या हो गया 10 मिली एम्पियर। बट इफ आई वांट टू कैलकुलेट द चेंज, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द चेंज, ये हमारा चेंज कितना हो जाएगा। अच्छा इनिशियली मान लेते हैं मैंने कितना दिया था 5 मिली एम्पियर दिया था इनिशियली, मैंने यहाँ पे गेट के ऊपर कितना वोल्टेज अप्लाई किया था, तो मैंने गेट के ऊपर कुछ वोल्टेज अप्लाई किया था, स्मॉल वोल्टेज 0.5 वोल्ट मैंने वोल्टेज अप्लाई किया था। तो समझिएगा इस बात को कि जब मैंने गेट पे 0.5 का पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया, ये 0.5 मान लेते हैं, तो इस 0.5 के लिए वो इन्हांसमेंट मोड में चला गया और सर्टेनली उसका ड्रेन करंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, हाई इन्हांस हो गया, इन्हांस मींस वेरी हाई, और कितना हो गया 100 मिली एम्पियर। लेकिन जैसे वो डिप्लीशन मोड में गया, जैसे वो निगेटिव हाफ साइकिल मान लेते 0.5 वोल्ट में, तो ये डिप्लीशन मोड में गया 0.5 माइनस का, ये कौन से मोड में चला गया डिप्लीशन मोड में, और डिप्लीशन मोड में इसकी करंट कंडक्टिविटी कम हो गई, ये 10 मिली एम्पियर हो गया। तो हम चेंज निकालते हैं, तो व्हेन यू फाइंड द चेंज इन करंट यू विल गेट 100 माइनस 10 एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 90 मिली एम्पियर, स्टिल दिस इज व्हाट हाई, ये अभी भी क्या है हाई, ठीक है। तो स्मॉल, अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज का चेंज कहां से कहां तक हुआ, चेंज इन द वोल्टेज 0.5 वोल्ट माइनस ऑफ माइनस 0.5 मींस 1 वोल्ट, 1 वोल्ट चेंज कितना करंट प्रोड्यूस किया 90 मिली एम्पियर करंट प्रोड्यूस किया, मींस अ स्मॉल चेंज इन द इनपुट वोल्टेज will produce a large change in the output current, large change in the output drain current, small change in the input voltage will cause large change in the output current id due to this consequence, इस consequence के कारण है ना large change हमको यहाँ पे मिला। और अगर large id मिलेगा, large drain current मिलेगा, drain current कहाँ फ्लो हो रहा है, ड्रेन करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, अगर ये वैल्यू हमारा ज्यादा मिलेगा तो ये ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा यहाँ। अगर हमने यहाँ लोड रेसिस्टेंस नहीं लगाया, यहाँ आउटपुट में एक लोड रेसिस्टेंस लगाते हैं, अगर नहीं लगाए तो इसको हम अनलोडेड कंडीशन बोलेंगे, और एक रेसिस्टेंस अगर हम यहाँ लगा दे लोड रेसिस्टेंस तो उसको हम लोडेड कंडीशन बोलेंगे क्योंकि लोड लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अनलोड कंडीशन में ये 90 मिली एम्पियर जो होगा, ये यहाँ पे मान लेते हैं ये ये रेसिस्टेंस जो होता है इसका हम किलो ओम में लेते हैं, तो लेटर सपोज मैंने 10 किलो ओम लिया, तो ये कितना वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप करेगा, यहाँ वीडी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो 90 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू 900 वोल्ट, ठीक है। किलो और मिली कैंसिल हो गया, 900 वोल्ट किलो और मिली कैंसिल हो गया, तो आप देख रहे हैं कितना लार्ज अमाउंट, कितना वोल्टेज आपने दिया था 0.5, इनपुट वोल्टेज 0.5 वोल्ट and certainly the output voltage you will get 900 means what, amplification हुआ, क्या हुआ amplification हो गया। so in this way we can explain the MOSFET as an amplifier, हम लोग explain कर सकते हैं, इसको नोट करेंगे, ठीक है, इसको नोट करिएगा। डायग्राम आप दोनों में से दोनों बना सकते हैं नोट्स में, एग्जाम में आप केवल ये डायग्राम बनाएंगे तो सफिशिएंट होगा। एक पॉइंट और रह गया था, अगर हम वोल्टेज गेन की बात करें, चूंकि एम्पलीफायर जब हम बात करते हैं तो वोल्टेज गेन की बात करते हैं, चूंकि एक वोल्टेज कंट्रोल्ड एम्पलीफायर है तो वोल्टेज गेन की बात करेंगे। तो जो वोल्टेज गेन होगा उसको एवी से दिखाते हैं, ये आउटपुट और इनपुट वोल्टेज का रेशियो होता है, एंड दैट विल बी गिवन बाय जीएम आरडी। जीएम यू नो इट इज कॉल्ड ट्रांस कंडक्टेंस, आरडी इज द, आरडी जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा ड्रेन रेसिस्टेंस है। जब हम लोड नहीं लगाएंगे तो हमको गेन उतना मिलेगा, लोड रेसिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो गेन हमारा क्या मिलेगा, आरडी मिलेगा, यहाँ पे आरडी यूज करेंगे। और जब हम यहाँ लोड रेसिस्टेंस लगा देंगे, मान लो मैंने आरएल लोड रेसिस्टेंस लगाया, आरएल इज नथिंग बट इट इज व्हाट, लोड रेसिस्टेंस, आरएल इज लोड रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस लगाएंगे तो अब हम केवल आरडी नहीं लेंगे, आरडी पैरेलल विथ आरएल लेंगे, और उसका पैरेलल को हम लोग है ना आरएसी का नाम देंगे, क्या नाम देंगे, आरएसी का नाम देंगे। तो मैंने गेन भी लिख दिया है, तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, ये डायग्राम बना लेंगे, या फिर आप पहले ये लिख लेंगे, दोनों डायग्राम अगल बगल बना लेंगे,
उसके बाद आप इसके बारे में लिखेंगे, ऑपरेशन लिखेंगे और वो वोल्टेज गेन लिखेंगे। और बाकी ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, आप चाहें तो पेंसिल से नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमको जो यहाँ पढ़ना है वो टॉपिक हमारा स्मॉल सिग्नल मॉडल है, मॉसफेट का स्मॉल सिग्नल मॉडल। इससे पहले हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का स्मॉल सिग्नल मॉडल भी देखे थे, और हमने बात किया था कि जब भी हम स्मॉल सिग्नल मॉडल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डीसी बायस की बात करते हैं, उसके बाद फिर एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब स्मॉल सिग्नल मॉडल की बात करेंगे तो पहले डीसी बायस करेंगे, डीसी बायस करके पैरामीटर्स को निकाल के फिर हम लोग उस पर एसी स्मॉल एसी सिग्नल का एप्लीकेशन करेंगे। तो ये देखो सर्किट डायग्राम मैंने बनाया, एक मॉसफेट आपको वहां पे लगा हुआ है, आप इसको पी मॉस बोल सकते हैं, पी मॉस है ना, पी चैनल मॉसफेट, एन चैनल मॉसफेट भी ले सकते थे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इस तरह का एक सर्किट लगाया है। आप देखिए इसमें एसी और डीसी दोनों का एप्लीकेशन है। आप वी कैपिटल जीएस नीचे जो देख रहे हैं ये हमारा डीसी वोल्टेज है, ये हमारा एसी वोल्टेज है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमारा स्मॉल वीजीएस है। उसी तरह से करंट भी इसमें फ्लो होगा, वो दोनों करंट फ्लो होगा, स्मॉल आईडी और कैपिटल आईडी दोनों का सम करेंगे तो हमको रिजल्टेंट करंट मिलेगा। डीसी बायस पॉइंट बोलता है, ये एक रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वेयर 1/2, एक्चुअली ये रिलेशनशिप आपने कैरेक्टरिस्टिक में भी देखा होगा। ये W/L हम लोग एक रेशियो लेते हैं, W/L मतलब विड्थ एंड लेंथ ऑफ द मॉसफेट, विड्थ एंड लेंथ ऑफ द मॉसफेट का हम लोग एक रेशियो लेते हैं। और गेट टू सोर्स वोल्टेज डीसी माइनस वीटी, वीटी यू नो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जो कि पहले मैंने बताया आपको, इसका हम स्क्वायर करते हैं। तो ये हमारा डीसी करंट है और ये हमारा डीसी वोल्टेज है। आउटपुट में आप केवीएल लगाएंगे, यहाँ पे देखिए टोटल वोल्टेज वीडीडी दिया आपने, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा आईडी इंटू आरडी, यहाँ पे सॉरी ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा आईडी इंटू आरडी। तो ये वोल्टेज कितना बचेगा, तो इसमें से यहाँ का वोल्टेज माइनस करेंगे तो यहाँ का वोल्टेज ये हो गया, तो ये वोल्टेज हमारा मिल गया। तो दिया मैंने ये, यहाँ पे ड्रॉप हो गया तो बचा जितना तो वो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। अब सैचुरेशन कंडीशन को इंश्योर करने के लिए ये वाला कंडीशन होना चाहिए, और जब आपने सिग्नल अप्लाई किया है तो वही चीज मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। स्मॉल है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ध्यान देना है, वर्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम यहाँ पे एसी करंट की बात करेंगे तो ये एसी करंट हमको कैसे मिलेगा, तो एसी करंट का ये एक्सप्रेशन है, ये है, ठीक है, एक्सप्रेशन विल बी गिवन बाय दिस वन। डीसी करंट का उस तरह से एक्सप्रेशन मिलेगा, एसी करंट का ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा। थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, इसके अंदर में हमने रीअरेंज किया, हम VGS को और VT को एक साथ रखेंगे और इसको अलग कर देंगे। इसको एक साथ मैंने रखा और V स्मॉल GS को अलग कर दिया स्क्वायर, इसको अब A मानेंगे, इसको हम B मानेंगे, और A प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको क्या करना होगा, हमको ब्रेक करना होगा। कहने का मतलब है कि इस पूरे को मैंने A माना और इसको मैंने बी माना, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम इसको ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर इसको मैंने नीचे ब्रेक कर दिया है। और बाकी 1/2 k डैश W/n ये सब में मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ये रिलेशनशिप आपको आईडी का मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इस रिलेशनशिप में एक कंडीशन मैंने यहाँ अप्लाई किया। यहाँ तुम देखो ये क्या है हमारा, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट वेरी स्मॉल करेंट, वेरी स्मॉल करंट, इसका रेंज जो होता है बहुत स्मॉल 0.5, उसका स्क्वायर करेंगे तो और वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस स्मॉल करंट बोले तो ये जो आप कंपोनेंट देख रहे हैं, ये कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये कंपोनेंट जो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आया है, ये कंपोनेंट जो है वो इस कंपोनेंट के मुकाबले बहुत कम होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये हमारा स्मॉल एसी सिग्नल है और यहाँ पे हमारा स्मॉल एसी सिग्नल है, लेकिन वो मल्टीप्लाई में है इसके साथ। तो अगर हम इसको लीव कर दें और हम अगर एसी एसी को कंपेयर करें तो एसी कंपोनेंट यहाँ भी है, एसी कंपोनेंट यहाँ भी है, यहाँ एसी कंपोनेंट नहीं है, इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं बिकॉज इट हैज नो एसी कंपोनेंट। वी आर डिस्कसिंग एसी हियर, क्योंकि अब आपने यहाँ पे एसी अप्लाई कर दिया है, अब आपने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपने एसी अप्लाई कर दिया है, इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं और इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने में देखो कुछ कॉमन चीजें कटेगा, कौन कटेगा, के एन, यहाँ पे के एन डैश
W/L VGS स्क्वायर से एक VGS वहां कैंसिल होगा और ये रिलेशनशिप आपको यहाँ पे एक रिलेशनशिप आएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये करेंट जो है ये इतना होता है, टोटल करेंट इज द सम ऑफ AC प्लस DC। जैसे आपने यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे लिखा था सम ऑफ AC प्लस DC, तो हमने यहाँ पे टोटल करेंट ID का वैल्यू यहाँ पे रख दिया है। यहाँ ID का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ से अगर हम VGS को ID के नीचे लाएं तो यही हमारा क्या होगा, ट्रांस कंडक्टेंस होगा। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ दिस मॉसफेट सर्किट। ये मॉसफेट सर्किट, अब ये ऊपर जो एनालिसिस किया ये काफी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको लग रहा है, तो इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए हम लोगों ने एक सिंप्लीफाइड मॉडल तैयार किया मॉसफेट का। ये हमारा सिंप्लीफाइड मॉडल है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सिंप्लीफाइड मॉडल है। इक्विवेलेंट स्मॉल सिग्नल मॉडल इसको बोलते हैं, स्मॉल सिग्नल मॉडल। इसका तो मॉसफेट का दो मॉडल हमने आपको बताया है, ये विदाउट लोड और ये विथ लोड R0 के साथ। तो एक मॉडल ये हो गया, दूसरा मॉडल आपका क्या हो गया, ये हो गया। तो दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफाइड मॉडल। एक टी मॉडल भी होता है विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, हम उसका डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए को लिख लीजिए।